द पोएट्री ऑफ अर्थ बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इसके राइटर हैं, मतलब ही इज अ पोएट ऑफ दिस पोएट्री, द पोएट्री ऑफ अर्थ। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था, मरे थे 1821 में। वॉज ए नोटेड पोएट, मतलब फेमस पोएट ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट में, मतलब जब इंग्लिश पोएट्री में एक रोमांटिसिज्म जब चल रहा था, जिस समय के मतलब राइटर लोग जैसे सैमुअल टेलर कॉलरीज थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, पीवी शेली थे, वो उस जमाने के ही ये भी पोएट हुआ करते थे। जॉन कीट्स भी थे। ही बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स who came after Coleridge and Wordsworth. He is known for his vivid imagery which are noted for the sensuous appeal. वो अपने पोएम में वाइवाइड बहुत ही विस्तृत तरीके से इमेजिनरी यानी इमेजिनेशन जो है ना क्रिएट करते थे, जिसमें सेंसुअल अपील समझ में आता था। अब ये सेंसुअल अपील क्या है? देखो, राइटर जो थे ना वो सेंस ऑफ ऑर्गन को लेकर के पोइट्री में, मतलब उसको जरूर कहीं ना कहीं वो यूज करते थे। सेंस ऑफ ऑर्गन, सेंस ऑफ ऑर्गन हमारे क्या है? 5 है ना, नाक कान मुंह जो भी है आप लोग पढ़े होंगे सेंस ऑफ ऑर्गन। तो इसको वो अट्रैक्ट करते थे, इसको वो जरूर कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए इनके पोइट्री में सेंसुअल अपील पाया जाता है। सो सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर, कुछ उनके फेमस वर्क्स हैं जैसे ऑट टू ए नाइटिंगल, हाइपेरियन, इसाबेला, जॉन कीट्स का ही टू वन हु हैज़ बीन लॉन्ग इन सिटी पेंट। इस तरीके के बहुत सारे नेचर पोएम लिखा करते थे वो, जिन्होंने, जिसकी वजह से इनको नेचर पोइट भी या रोमांटिक पोइट के रूप में जाना जाता है। द आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बाई कीट्स, सुनो, इस पोएम में पोइट ने आर्गुमेंट रखा है। पहले हम लोग ये समझ लें कि द पोएट्री, देखो, द पोएट्री का मतलब होता है म्यूजिक। द पोएट्री का मतलब पोएट्री का मतलब म्यूजिक, और अर्थ का मतलब होता है नेचर। तो द पोएट्री ऑफ अर्थ का मतलब क्या हुआ? द म्यूजिक ऑफ नेचर। अब द म्यूजिक ऑफ नेचर क्या है ना, हमारा म्यूजिक तो समझ में आता है, नेचर का म्यूजिक क्या है? हमारा म्यूजिक सॉन्ग्स बॉलीवुड वगैरह सब पता चलता है, लेकिन नेचर का म्यूजिक क्या है? चिड़ियों का चहचहाना म्यूजिक ऑफ नेचर है। कोयल का कुहुक कुहुक कर गाना म्यूजिक ऑफ नेचर है। अच्छा, जो कीड़े मकोड़े हैं वो जो भिनभिनाते हैं, चाहे वो मक्खी, मच्छर, जो कान के पास आकर के एक प्यारा सा संगीत सुना के जाता है, इट्स अ म्यूजिक ऑफ नेचर। ओके, जो भी जानवर हैं वो जब आवाज़ निकाल रहे हैं, म्यूजिक ऑफ नेचर है। समझ में आ रहा है? तो राइटर जो है ना, इटालियन पेट्रार्चन सोनेट लिखा करते थे। कौन सा सोनेट लिखा करते थे? जॉन कीट्स। अब ये इटालियन पेट्रार्चन सोनेट कैसा लिखा जाता है? याद रखना, ऑक्टेव और सेस्टेट करके। ऑक्टेव यानी कि पहला 8 लाइन का एक स्टेंजा, अच्छा दूसरा स्टेंजा सेस्टेट यानी कि 6 लाइन का, 8 और 6 14 लाइन का, 14 लाइन्स के ये सोनेट पोएम जो होता है उसको इटालियन पेट्रार्चन सोनेट कहा जाता है। तो राइटर भी ऐसा ही पोएम लिखा करते थे। इन्होंने आर्गुमेंट क्रिएट किया है, पहला 8 लाइन में और फिर 6 लाइन में, और इसी अपने आर्गुमेंट से ये साबित करते हैं कि द म्यूजिक ऑफ नेचर कभी समाप्त नहीं होता। हम लोगों का गाना गाया हुआ कभी ना कभी समाप्त हो जाता है, मगर म्यूजिक ऑफ नेचर कभी समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। बचपन को याद करो, उस समय में भी कोयल कुहुक कुहुक कर गाती थी, अच्छा लगता था।
आज भी जब कोयल का आवाज सुनाई देता है बहुत अच्छा लगता है। द पोएम इज ए सोनेट इन विच द सॉन्ग ऑफ ग्रास होपर। अच्छा, ये पोएम सोनेट पोएम है जिसमें ग्रास होपर यानी कि टिड्डे का गाना इज एम्बॉडीड इन द ऑक्टेव। वो किस में पाया जाएगा बताओ? ऑक्टेव में, पहला 8 लाइन में। एंड दैट ऑफ द क्रिकेट इज पोर्ट्रेट इन द सिस्टेट। और क्रिकेट का गाना किस में पाया जाएगा? सिस्टेट में। पोएट ने इस चैप्टर में पोएट्री ऑफ म्यूजिक कभी समाप्त नहीं होता ये साबित करने के लिए उन्होंने दो सीजन का समर सीजन और विंटर सीजन, 2 सीजन को उन्होंने लिया है। समझ में आ रहा है? 2 सीजन को उन्होंने लिया। पहला ऑक्टेव में वो समर सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें वो ग्रास होपर को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं इसके गाने को, और फिर सिस्टेट यानी कि 6 लाइन में विंटर सीजन को लेते हैं और उसमें वो क्रिकेट के गाने को एग्जाम्पल में लेते हैं। तो क्या पहला ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन है, जरा पढ़ा जाए। देखो कि द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कि पोइट्री ऑफ अर्थ जो है ना, यानी कि द म्यूजिक ऑफ नेचर, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कभी डेड नहीं होता, कभी एंड नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। When all the birds are faint, कि जब सारे पंछी मुरझा जाते हैं। When all the birds are faint, जब सारे पंछी मुरझा जाते हैं। With the hot sun, क्या चीज से मुरझाते हैं? गरम सूरज के कारण। And hide in cooling trees, और छुप जाते हैं सारे पंछी कूलिंग ट्रीज में, ठंडे पेड़ों के छांव में। तभी ए वॉइस विल रन, तभी एक आवाज़ जो है चलता है, फ्रॉम हेज टू हेज, एक बेढ़े से दूसरे बेढ़े तक। अबाउट द न्यू मॉन मेड, नए कटे हुए घासों में। जो मीडो जो है ना, जहाँ कट जाता है, जहाँ लॉन एरिया काट दिया जाता है, उसी घासों में छुप करके वो ग्रास, हाँ, एंड दैट इज द ग्रास होपर। और ये आवाज़ किसका होता है? ग्रास होपर का। मतलब उन घास में छुप करके कौन गा रहा होता है? ग्रास होपर। ही टेक्स द लीड, गर्मी में भी वो लीड करता है गाने में, जबकि सारे पंछी छुप गए हैं, लेकिन ग्रास होपर यानी कि टिड्डा लीड कर रहा है, वो आगे की तरफ में बढ़ करके गाना शुरू कर दिया। इन समर, और वो भी क्या? लग्जरी के साथ, माने एकदम लग्जरियस वे में वो शुरू कर देता है गाना। और ऐसा गाना वो गाता है जैसा ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, अपने खुशी के साथ पहले शायद वो इतना अच्छा से गाना नहीं गाया होगा। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, मैंने इतना अच्छा गाना खुशी के मारे पहले नहीं गाया होगा जितना उस घास में, कटे हुए घास में गर्मी के मौसम में वो आगे बढ़ के गा रहा होता है। फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन, हाँ, जब वो मजा करते करते थक जाता है, ही रेस्ट्स एट ईजी, गाते हुए मजा करते हुए जब वो थक जाता है तो ही रेस्ट्स, वह आराम करता है, एट ईज, आसानी से, बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, आनंददायक, प्लीजेंट माने आनंददायक, वीड में छुप करके। वीड क्या है? ये एक लॉन्ग क्रीपिंग ग्रास कहलाता है। लॉन्ग क्रीपिंग ग्रास, जो जमीन को पकड़ के जो घास बढ़ता रहता है, उन्हीं घासों में छुप करके वो रेस्ट करता है। कौन रेस्ट करता है बताओ? ग्रास होपर। कौन से सीजन में? गर्मी के, समर के सीजन में। और पंछी को छोड़ करके यही गाना शुरू कर देता और साबित करता है कि भले ही गर्मी हो जाए, पंछी छुप जाए, लेकिन द म्यूजिक ऑफ नेचर इज नेवर डेड। वो प्रूफ कर देता है कि कभी समाप्त नहीं होता। तो हम लोग अभी अभी ऑक्टेव यानी 8 लाइन, गर्मी का महीना, समर, और किसके गाने का जिक्र कर रहे थे? ग्रास होपर का।
अब बात करेंगे हम लोग विंटर में, ठंड के महीने में सेस्टेट यानी कि 6 लाइन में विंटर के बारे में, और उसमें जो क्रिकेट गाना गाता है उसके बारे में बात करेंगे कि द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। सीजिंग का मतलब ही होता है एंडिंग, समाप्त होना। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, कि पोइट्री ऑफ अर्थ कभी समाप्त नहीं होता। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, समाप्त नहीं होता। कि ऑन ए लोन विंटर इवनिंग, एक सुनसान ठंड के शाम को, व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट ए साइलेंस, जब पूरा फ्रॉस्ट कुहासा होता है ना, ठंड में चारों तरफ कुहासा छा जाता है, और जैसे ही कुहासा छाता है हम लोग गांव में क्या करते हैं, सब अपने अपने घर में चले जाते हैं, और इसीलिए वहाँ पूरा गांव में क्या हो जाता है, पूरा शांति, साइलेंस आ जाता है। और तभी फ्रॉम द स्टोव, चूल्हे के पास से, घर में जब चूल्हा जल रहा होता है, देयर श्रिल्स, अपने तीक्ष्ण आवाज में, श्रिल्स तेज आवाज में, द क्रिकेट्स सॉन्ग, किसका गाना सुनाई देता है, क्रिकेट के गाने का आवाज सुनाई देता है, क्रिकेट्स सॉन्ग। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, पहले से कहीं ज़्यादा इंक्रीज करता हुआ, माने तेज आवाज में वो गाना शुरू कर देता है क्रिकेट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है, आधा नींद में खोया हुआ है, उस व्यक्ति को लगता है पहाड़ के घास में छुप के, मानो उस व्यक्ति को लग रहा है ग्रास होपर गा रहा है, जबकि गा कौन रहा है, क्रिकेट। यही लिखा है वहां पे। एंड सीम्स टू वन का मतलब वहां पर लिख दोगे ए मैन या ए पर्सन। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉसीनेस हाफ लॉस्ट, जब कोई व्यक्ति आधे निद्रा में, हाफ लॉस्ट, जब आधे निद्रा में सोया रहता है, तो उसको लगता है कि गाना कौन गा रहा है, द ग्रास होपर। लग रहा है जैसे ग्रास होपर्स का गाना आ रहा है, एमॉन्ग सम ग्रासी हिल, पहाड़ के घास में छुप करके मानो कोई कौन गा रहा है, ग्रास होपर गा रहा है। लेकिन वास्तविक में कौन गा रहा है वहां पर बताइए, क्रिकेट गा रहा है। ठीक है। और इस तरह से जॉन कीट्स जो है ना, राइटर जो है ना, इस बात को प्रूफ करते हैं आर्गुमेंट के साथ कि ठंड हो या गर्म हो या कोई भी समय हो, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, पोइट्री ऑफ अर्थ कभी समाप्त नहीं होता, यूं ही चलता रहता है। ठीक है।